तो सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वो एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पीछे वाला एपिसोड नहीं देखा जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें कहीं दूर पहाड़ों की दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हमें एक केव के सामने एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उस केव के गेट के सामने आकर के किसी बंदे से कहता है, जूनियर ब्रदर मैं तो अपनी सेकुलरिज्म से बाहर आ चुका हूँ, तो फिर आखिर तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? वैसे भी अब डबल ड्रैगन गैदरिंग शुरू होने ही वाली है और वो किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करती। तो ये सुन उस केव के अंदर बैठा बंदा हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंटेड है, जो की काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, इसीलिए तो आप इस नॉर्थ के वेस्टर्न लैंड के सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंट कहलाते हैं। इसलिए सीनियर ब्रदर मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि मैं इससे आपको कैचअप कर सकूं। ये सुनकर के वो सीनियर ब्रदर उससे कहता है, ओ क्या जूनियर ब्रदर इसी तरीके से एक्ट करते हैं, अपने सीनियर ब्रदर को इस तरीके से टीज करके उसे चिढ़ा करके। तो अब इधर सीनियर ब्रदर के इतना कहते ही अचानक से केव के गेट से भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके प्रेशर को सेंस कर वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अचानक से उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगती है, जिसको देखने के बाद वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। फिर साथ ही वो पीछे मुड़ करके उस आग की ओर देखने लगता है, तो उसके सामने आग की एक बेहद बड़ी दीवार खड़ी होती है। तो देख करके वो सीनियर ब्रदर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो जूनियर ब्रदर की इननेट फ्लेम पावर है और उसने फाइनली इन फ्लेम्स को अपनी सोल पावर से फ्यूज कर लिया है, इसलिए अब इसके पास इतनी ज्यादा भयानक पावर्स आ चुकी है। और फिर साथ ही वो स्माइल करके हंसते हुए कहता है कि ये सन की बेहद जल्द ही मेरे वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल के टाइटल को चुरा लेगा। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है और तभी हमें अगले सेक्ट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि काफी सारे लोग जंगल के बीचों बीच आए होते हैं। तो तब एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहता है कि आखिर वो यानमो कहाँ भाग गया है। एक पेड़ की साइड पे खड़ी फीमेल डिसाइपल उससे कहती है, ओ एल्डर किंग या सीनियर ब्रदर यानमो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहे और अब वो कह गए हैं कि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही हमसे मिलेंगे। तो ये सुन उनका एल्डर किनिया भड़कते हुए कहता है कि वो कमीना लड़का फिर से ऐसा सब कर रहा है, फिर से इधर उधर अकेला ही भाग रहा है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक दिन उसका इसी तरीके से जल्दबाजी भरा व्यवहार रहा तो वो जल्द ही किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा। तो अब तभी अपने एल्डर की बात सुन पेड़ के पीछे खड़ा शैडो में एक बंदा उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, सीनियर ब्रदर यानमो कभी भी इस चीज को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रदर यानमो इस बार कभी भी वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट से मिलने का ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, इसलिए वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो जरूर ही आएंगे। तो अब इस बंदे के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है और अगले सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जू फैन क्विलिंग वगैरह उन सभी लोगों को चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन मैं तुम्हारा 1000 मील दूर इंतजार कर रहा हूँ और अगर तुम सेक्ट में वापस जाने से पहले मरना नहीं चाहते तो अपनी पूरी ताकत लगा करके मुझसे मिलने के लिए वहाँ आना, शायद तभी मैं तुम्हें इस पॉइजन की दवा दे सकूं। तो अब इधर जूफन को इस तरीके से चढ़ाता हुआ देख क्विलिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, स्टीवर्ट जू तुम बस इंतजार करो, मैं बिना किसी बात के इस तरीके से तो मरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इधर इसी के साथ में हमारा ये सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग 1-2 करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा करके काफी ज्यादा दूर का रास्ता तय कर चुके होते हैं। जबकि तभी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो लोग साथ ही कहते हैं, हे भगवान प्लीज हमारी मदद करो, जू फैन सचमुच में एक बहुत ही बड़ा सीवेज मॉन्स्टर है, हम लोगों ने जरा सा भी मूव करना बंद किया तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। फिर साथ ही क्विलिंग अपने बेटे गैंगर से पूछता है कि गैंगर आखिर तुम अब तक कैसे संभले हुए हो। इधर गैंगर अपनी गांड तक का जोर लगाते हुए अपने दांत पीसते हुए अपने फादर से कहता है कि डैड पूरे 10 दिन हो गए हैं बिना मेरी कल्टीवेशन के और तब से मैं मुश्किल से ही अपने आप को होल्ड किए हुआ हूँ और अब मैं बस सिर्फ आराम करना चाहता हूँ और अब मुझे पता चल रहा है कि मृत्यु से भी बदतर जीवन के बारे में जूफन क्या कहा करता था। तो अब तभी क्विलिंग उससे कहता है कि गैंगर हिम्मत मत हारो और सिर्फ चलते रहो, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी ब्रेक के लिए रुकोगे तो वो चीज तुम्हारी जान भी ले सकती है और तुमने तो ये खुद अपनी आंखों से देखा था कि जो लोग पीछे रुक गए थे उनके साथ
क्या हुआ। दूसरी ओर एक पहाड़ी के ऊपर से वेनरेबल्स उन सभी लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। तब उन लोगों की इस तरीके की हालत को देख वेनरेबल यान कहते हैं कि ज़ू फेन क्या ये काफी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग उनमें से मारे जा चुके हैं। अगर इसी तरह कुछ और देर चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारा वहां जाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। इधर इसी के साथ में हमें ज़ू फेन को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के पास एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए उनकी बात सुन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अकेला ही जाऊंगा, और वैसे भी मेरा कहा गया एक एक वर्ड बिल्कुल सोने की तरह है, और मैं अंत तक इसी चीज पर कायम रहूंगा, और जब तक वो लोग वहां नहीं पहुंच जाते उन्हें तब तक ये सह नहीं होगा। और जो कोई भी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमजोर थे और कुछ भी नहीं। तो अब इधर ज़ू फेन की इस बात के ऊपर वेनरेबल यांग भी उससे आगे कुछ नहीं कह पाते, और फिर आगे ज़ू फेन से कहते हैं कि अभी इस समय तुम्हारी दवाई खाने के बाद में वो लोग सिर्फ मोर्टल्स हैं, उनके पास उनकी अभी जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है, और इतने लंबे समय से ऐसी यातनाओं से गुजरने के बाद अब वो लोग अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच गए हैं, तो इसलिए कम से कम एक ब्रेक तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन ज़ू फेन उठता है और उनकी ओर मुड़ते हुए उनसे कहता है कि वेनरेबल क्या आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर हैं, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग होने का दिन भी काफी ज्यादा करीब आ रहा है। तो ज़ू फेन की ये बात सुन वेनरेबल यांग कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब इसके कहने का क्या मतलब है, और क्या कहीं ये फिर से कोई और ट्रिक तो खेलने वाला नहीं है। इतना सब सोचने के बाद फिर वेनरेबल यांग एकदम प्राउड करते हुए ज़ू फेन से कहते हैं कि आखिर अब इसमें क्या ही गलत हो सकता है, और उनका आधे दिन का ब्रेक लेना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन ज़ू फेन उनसे कहता है कि ऑलराइट ठीक है फिर। तो तब ज़ू फेन को इतनी आसानी से मानता देख वेनरेबल यान भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तभी ज़ू फेन आगे कहता है कि ठीक है फिर अब हम तुम्हारे रास्ते से ही ये सब करेंगे। तो कह करके ज़ू फेन एक जगह की ओर देखते हुए उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जाकर के रेस्ट करें। ज़ू फेन कहता कहते ही सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू फेन ने आने का इशारा किया था। वहाँ पर ज़ू फेन, तीनों वेनरेबल्स और कोईलैंग वगैरह बाकी सब लोग भी आ गए होते हैं। के बाद उस जगह को देखते हुए वेनरेबल यान कहते हैं ज़ू फेन ये जगह मुझे रुकने के लिए ठीक नहीं लगती है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तब ज़ू फेन उनसे कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से रहो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए पैरों को आराम देने के लिए आए हैं। कहकर ज़ू फेन एक टेबल को जाकर के उंगली से छूता है, उसके अंदर से ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देख ज़ू फेन कहता है कि ये जगह है तो थोड़ी अजीब ही, और इस सब चीज को देख करके मुझे लगता है कि ये जगह जरूर किसी डिमोनिक कल्टीवेटर की हैंडीक्राफ्ट की जगह है, और इस फर्नीचर की हालत को देखते हुए लगता है कि ये हाल ही में ही हुआ होगा और ज्यादा से ज्यादा आधा महीना ही। तब वेनरेबल यांग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि अब वो यहाँ पर ना हो। तो ज़ू फेन उनसे कहता है कि वो हमारे मामलों में नाक नहीं डालेगा और ना ही हम उसके। इतना कहते हुए ज़ू फेन वहाँ पे टेबल के ऊपर रखे हुए घड़ों की ओर जाने लगता है कि उसे प्रयास करने दो और हम लोग उसे देख लेंगे। उन घड़ों के ऊपर रखे ढक्कन को हटा देता है, और जैसे ही ज़ू फेन उन घड़ों के ढक्कन को हटाता है ही अचानक से उस ओर देख बाकी के सभी डिसाइपल्स की आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं और ज़ू फेन के उन घड़ों की ओर घूर करके देखने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ू फेन एकदम एक्साइटेड होते हुए अपनी प्लेट में दारू लिए उन सभी लोगों से कहता है कि चीयर्स, आखिरकार हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग को तो खत्म कर ही दिया। ज़ू फेन के चेयर्स करते ही बाकी के सभी लोग भी एक दूसरे के साथ दारू को चीयर्स करने लगते हैं और बैठ करके काफी ज्यादा खुशी के साथ एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने लगते हैं, जबकि इधर लड़कियां भी बैठी इसी तरीके से अपने मजे ले रही होती हैं। तभी सभी लोगों की ड्रिंक के बाउल्स खत्म हो जाते हैं। फिर ज़ू फेन उसे रखने के बाद खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि तो ठीक है फिर अब टाइम हो गया है हमारा चलने का। ज़ू फेन के इतना कहते ही अचानक से फिर से सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगता है और फिर से उनकी बॉडी इसी तरीके से अकड़ने लगती है, जो देख वो लोग फिर से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, हम लोग फिर से मूव नहीं कर पा रहे। तो ये देख एल्ड्रेयान फिर से भड़कते हुए ज़ू फेन से कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। तो ज़ू फेन एक ईवल सी स्माइल हंसते हुए वेनरेबल यान से कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया था कि अगर एक बार तुम लोग ज़ॉम्बी पिल को ले लेते हो तो फिर आपको हमेशा चलते रहना होगा, वरना तुम लोग एक ही जगह पर फ्रीज होकर के रह जाओगे। और अब जब तुम लोगों ने अपने पैरों को आराम दे दिया है तो अब तुम लोग वापस वहीं आ गए हो जहाँ से कि तुमने शुरुआत की थी। तो तब गैंगर कहता है कि मास्टर, फादर, आपने हमें धोखा दिया। तो तब ज़ू फेन अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कहता है हे, जरा कोई इन लोगों को बताए तो
सही कि ये सब कुछ करने वाले ये वेनरेबल्स ही थे, जो कि चाहते थे कि आप लोग आराम करें, जबकि मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ सुना? ये सुन वेनरेबल यान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे अरे, अपना ये फालतू का ब्लेम किसी और के ऊपर मत डालो, और तुमने भी आखिर इन्हें रोकने की कोशिश कहाँ की थी? तब क्विलन कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि हम लोग रुक नहीं सकते, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग वापस से शुरुआती लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो फिर आखिर ये कैसे? तो जूफन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये जानबूझ करके किया। तो बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या ही कर लोगे? तो जूफन की ये बात सुन सभी लोग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि भाई, अगर हमारे हाथ में इस समय तलवार होती तो साला हम तुम्हें मार ही डालते और तुम्हारे ये ज्यादा बड़बोले सिर को अलग कर डालते। गुस्से में अपने मन में सभी लोग जूफन को इसी तरीके से गालियां दे ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक लड़की बड़ी तेजी से जूफन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाती है, मगर अगले ही पल जूफन उसे सेंस कर अपनी सिर्फ एक ही उंगली से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है और फिर उसकी ओर घूर करके देखता है, साथ ही उसकी तलवार पकड़ते हुए उसे झटकते हुए उसे दीवार में दे मारता है, जिस वजह से वो लड़की पिलर्स को तोड़ते हुए भी सीधे दीवार में जा लगती है। और तब जुवन उस लड़की की स्वॉर्ड को देख कहता है, ओ, एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन, हाँ, और वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का। इतना कहते हुए जुवन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले आगे बढ़ते हुए एकदम डेविलिश से लुक में उस लड़की से कहता है कि ये तो शर्म की बात है कि इसका मालिक इसे चला पाने में असमर्थ रहा। फिर जुवन सीरियस होते उस लड़की के पास आकर के उससे कहता है कि अब बोलो कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? तो इसी के साथ में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जूफन से कुटने के बाद दीवार में टेक लगा करके अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बैठी होती है। तभी एंड पर हमें कहानी सुनाने वाला बताता है कि एक मिस्टीरियस वुमेन जिसके की पीजेंट कॉस्ट्यूम कुछ फैमिलियर लग रही होती है। लेकिन इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को देख घूरते हुए उससे कहता है कि हे, बताओ मुझे आखिर कौन हो तुम और आखिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? तो वो लड़की जख्मी हालत में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जूफन को ही देख रही होती है और फिर इधर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो लोग भी उस लड़की को देख इसी तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर जूफन उस लड़की की स्वॉर्ड को लेकर के ही उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं, इसलिए उन सब लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मजा आता है। इसलिए यूलिंग और लियान भी काफी ज्यादा खुशी से स्माइल कर रही होती है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए जूफन से कहती है, ये मेरी लाइन होनी चाहिए, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया और तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया? उन्हें अभी के अभी हमें वापस कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उस लड़की की ये बात सुनकर जूफन तो थोड़ा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या पागलपनी की बात कर रही हो, हमने कब तुम्हारे यंग मास्टर को चुराया है जो कि हम तुम्हें उसे वापस कर देंगे और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले ही आए हैं और हम तो यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं जानते और तुम कह रही हो कि हमने किसी को किडनैप किया है। तो वो लड़की गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग हो और अगर वो करने वाले तुम नहीं हो तो फिर यहाँ पर और कौन कर सकता है? तुम कमीने डिमोनिक कल्टीवेटर, तुम सभी के सभी एकदम क्रूल और बहुत ही ज्यादा बेकार होते हो। तुम लोग दुनिया भर के सारे बुरे काम करते हो और साथ ही उन सारे बुरे कामों को करने के बाद अपनी गलती भी नहीं मानते। तो उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में उस लड़की को घूरने लगते हैं, जबकि हमारा जूफन उस लड़की की बात सुनने के बाद कहता है, जरा देखो तो सही, आखिर ये चिड़िया हमारे बारे में क्या कह रही है? हम लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं, हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं और ऊपर से इस तरीके के काम करके हम अपनी गलती भी मानेंगे नहीं। जिस तरीके से ये लड़की बातें कर रही है मुझे लगता है कि ये किसी राइटियस सेक्टर से है। तो जरा इन राइटियस सेक्टर वालों की हिम्मत तो देखो, ये लोग किस तरीके से राइटियस होते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर किस तरीके से इल्जाम लगाना जानते हैं। मुझे राइटियस सेक्टर के लोग जरा से भी पसंद नहीं है। तुम लोगों से लाख गुना अच्छे तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं जो अपने किए को मान तो लेते हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं होती। तो अब जूफन अपने सभी साथियों से पूछता है कि बताओ कि आखिर इस लड़की के साथ अब क्या करना चाहिए? तो ये सुन वो सभी लोग कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए। तो कोई कहता है कि इसे काट दो और इसके फ्लैश को नोच लो। तो कोई कहता है कि नहीं, इसे और भी ज्यादा गंदे तरीके से टॉर्चर करते रहो। तो जूफन उससे कहता है कि क्या तुमने सुना मेरे डिमोनिक कल्टीवेटर्स क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें पता है हम लोग जो चाहते हैं वो डायरेक्टली करते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी को किडनैप नहीं करते और न ही किसी को बंदी बना करके रखते हैं। हम लोग तो अगर मन में आता है तो उसे सीधा ही मार डालते हैं। तो अब जुफन फिर अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है इस लड़की को एक अच्छी सजा देने के लिए हम लोग भी यहाँ पर इसके साथ वही करते हैं। मैंने तुम लोगों के साथ किया है, यानी कि इसे तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करा देता हूँ, इसलिए क्यों ना मैं इसे भी तुम्हारी तरह एक डेमोनिक पिल दे दूं। तो अब जूफन की बात सुन ल्यूसी भी कहता है कि स्टीवर्ट जूफन, सच में ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि इस जैसी एक लड़की को जो कि राइटियस सेक्टर की एक लड़की है और हमारे
हमारे सामने इतनी ज्यादा अकड़ के साथ में बात कर रही है, इसलिए इसको हमेशा के लिए ही अकड़ा देना ही कितना अच्छा रहेगा। इसलिए इसे भी वही ज़ॉम्बी पिल दे दो ताकि ये बाद में एक पत्थर बन जाए और इसकी जो अकड़ है वो हमेशा के लिए वैसी की वैसी ही रह जाए। तो ये सुनकर जूफन भी उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देख करके वो लड़की भी काफी ज्यादा घबराने लगती है और डरते हुए जूफन से कहती है कि आखिर तुम मेरी ओर आगे क्यों बढ़ रहे हो और आखिर तुम अब मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। हमारा जूफन स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो मैं बस तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर असली डिमोनिक कल्टीवेटर्स कैसे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोग किसी को सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे ही जूफन ईवल से स्माइल करते हुए उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगता है, वो लड़की डर के मारे और भी ज्यादा जोरों से कांपने लगती है और जल्दी से मदद की पुकार लगाते हुए जूफन की साइड में से भागने लगती है। पर तभी जूफन बड़ी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और सिर्फ उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखता है। तो उससे ही वो लड़की जमीन पे जाकर के बड़ी तेजी से गिरती है। दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। कमीने बेशरम, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, इसलिए मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जूफन उस ज़ॉम्बी पिल को निकालते हुए कहता है कि लड़की जल्दी से अब इस पिल को खा लो और तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि गूंगे लोगों का दिमाग इतना ज्यादा कठोर होता है कि वो तो शुरू में इसे महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए अब एक अच्छी बच्ची बनो और जल्दी से अपने बड़े भाई की बात मानो, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। तो ये सुन वो लड़की काफी ज्यादा डर के मारे कांपने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मेरी मदद करो। अभी उस लड़की की ये बात सुन बाकी के सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि जरा देखो तो सही इस लड़की को, ये यहाँ पर मदद के लिए पुकार रही है, मगर लेकिन इसे क्या पता आज यहाँ पर इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए वो सभी लोग जोर जोर से मजे लेकर के हंस रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से एक प्यारी सी लड़की की आवाज आती है। इसके खूबसूरत से गुलाबी पिंक हेयर होते हैं। वो आते ही जूफन को रोकने के लिए कहती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर के बाकी के सभी लोग भी उसी ओर हैरानी से देखने लगते हैं, जबकि वो लड़की बिना किसी खौफ के अपनी ही अदा में सीधा जूफन की ओर ही आगे बढ़ने लगती है। जूफन उस आवाज को सुन कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। मगर जैसे ही जूफन इतना कहने के बाद उस लड़की की ओर मुड़ करके देखता है, तो उसे अपने सामने देखो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि किंगचन। तो हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी और जूफन की प्यारी सिस्टर चूचू यानी कि किंगचन होती है। और भाई क्या ही कमाल खूबसूरती और इनोसेंस होती है। इधर किंगचन को वहाँ पर देख वो लड़की भी जल्दी से भागते हुए किंगचन के गले लगते हुए उससे कहती है कि सिस्टर किंगचन, ये सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे और गंदे लोग हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे यंग मास्टर और यंग सिस्टर को किडनैप किया है। तो ये सुन सिस्टर चूचू उसे शांत करते हुए उससे कहती है कि डैनर, तुम्हें शायद कोई गलत फैमिली हुई है। ये भले ही दिखने में काफी ज्यादा बुरा पर्सन लगता है, मगर लेकिन वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि मैं उसके स्टाइल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। इसलिए मेरा विश्वास करो, उसने ये सब नहीं किया होगा। इसी के साथ फिर सिस्टर चूचू जूफन की ओर देख उससे कहती है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टीवर्ट जू के स्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी लड़कियों के ऊपर उतना ही ज्यादा क्रूल है। तो सिस्टर चूचू की ये बात सुन जूफन भी एकदम मासूम सा बनने लगता है और जैसे एक आदमी अपनी वाइफ को सामने भोला बन जाता है, वैसे ही जूफन भोला बनते हुए किंगचन से कहता है कि मुझे तो इस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये लड़की तो उल्टा ही मुझे मारने पर तुली हुई थी और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने पर तुली हुई थी, और बस इसीलिए मैं तो सिर्फ इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। किंगचन के सामने जूफन के इस तरीके के भोले बिहेवियर को देख बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। स्टीवर्ट जू तो हमेशा से ही एकदम एरोगेंट और सीवेज रहे हैं, तो फिर आखिर इस लड़की के सामने वो इतने ज्यादा भोले क्यों बन रहे हैं। दूसरी ओर जूफन की ये बात सुन सिस्टर चूचू तो हल्की से स्माइल करती हैं और जूफन के करीब जाते हुए उसे छेड़ते हुए उससे कहती हैं कि जूफन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस सब में सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है। तो जूफन भी कहता है कि ऑफ कोर्स वही मेरे ऊपर दोष लगा रही थी। तो सिस्टर चूचू जूफन के दिल पर उंगली रखते हुए कहते हैं कि क्या एक ग्रोन मैन, एक बड़ा आदमी इसी तरीके से पेश आता है और एक कमजोर छोटी लड़की के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करता है। तो जूफन कहता है कि क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सिस्टर चूचू कहते हैं कि और क्या वो मैंने किया, और आखिर मेरे बारे में क्या। तो सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनकर के जूफन तो ढीला पड़ने लगता है, जबकि उन लोगों के इस तरीके की प्यार भरी नोकझोंक को देख वो लड़की भी उन लोगों के ऊपर हंस रही होती है। जबकि गैंगर अपने फादर से पूछता है कि डैड, आखिर मैं अपने सामने ये क्या देख रहा हूँ, और आखिर मास्टर और ये लड़की किस तरीके के दिख रहे हैं। तो क्विलैंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, उन्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दो प्यार भरे कपल्स प्यार भरा झगड़ा कर रहे हैं और देखने से कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस अभी तक इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, वही किंगचन यानी कि सिस्टर चूचू के सेक्ट को, और उनमें से एक होती है फेरी सुई, जिनको कि आपने शायद पहले देखा होगा। वो बड़े ही ज्यादा गुस्से में एक आदमी से चिल्लाते हुए कहती है, हे बूढ़े आदमी, जल्दी से हमें बताओ कि आखिर तुमने हमारे लोगों को कहाँ छुपा करके
के रखा है। इधर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको कि उन लोगों ने रस्सी से बांध करके बिठा रखा होता है। नशे में दारू दारू कहते हुए उसको पकड़ रहा होता है। तो ये देख फेरी सुई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या दारू दारू, भाड़ में जाए तेरी दारू, जल्दी से हमें बता दे वरना आज तू यहाँ पर मारा जाएगा। कि वो आदमी कहता है कि मुझे दारू चाहिए। सुन फेरी सुई गुस्से में जब उसका गलेमान पकड़ उसे चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने दारूबाज, अब तक 5 दिन हो चुके हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तूने कितनी ज्यादा पी हो। तुझे अब तक बिल्कुल भी नशा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तू इस तरीके का नकली ड्रामा करना बंद कर, वरना तो फिर मुझे तेरे लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो ये सुन वो दारूबाज अभी भी फेरी सुई को अपने आप को नशे में दिखाने की एक्टिंग कर रहा होता है और सिर्फ दारू दारू को ही पुकार रहा होता है। तो ये देख फेरी सुई गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस दारूबाज को एक चाटा लगाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आने की आवाज आ रही होती है जो कि 1 2 1 2 करते हुए उसी ओर आ रहे होते हैं। तो ये सुन फेरी सुई अपने एक साथी से कहती है जाओ बाहर जाकर के देखो कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो फेरी सुई की बात सुन वो लड़की भी बाहर जाकर के देखती है और तभी उसे फिर से 1 2 1 2 की आवाज आने लगती है। वो खिड़की के बाहर के नजारे को देख काफी ज्यादा शौक हो गई होती है क्योंकि बाहर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के तीनों वेनरेबल्स और साथ ही उनके पीछे के सभी डिसाइपल्स 1 2 1 2 करते हुए उन्हीं के डोम की ओर आ रहे होते हैं, जबकि उन सबके आगे होते हैं हमारे प्यारे 2 कपल्स, हमारा हीरो जू फेन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मिस किंग चेन, जो कि भाई एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आते हुए क्या ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो अब इधर ये सब नजारे को देख वो ब्लू हेयर वाली लड़की सीनियर सिस्टर रू हुआ, ये तो हमारी जूनियर सिस्टर किंग चेन है जो कि वापस आ रही हैं। हालांकि वो अपने साथ कुछ अजीब लोगों को भी अपने साथ लेकर के आ रही हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कठोर लग रहे हैं। तो अपनी जूनियर सिस्टर की ये बात सुन फेरी सुई काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि क्या उसने जरूर किसी सस्पिशियस पर्सन को पकड़ लिया होगा जिससे कि हम कुछ पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से बैरियर को हटा दो और गेट को खोल दो, उन लोगों को यहाँ पे अंदर आने दो। तो वो पीछे वाला दारूबाज कहता है कि और भी निर्दोष लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, सचमुच तुम लोग ये कितना बड़ा पाप कर रही हो। तो तब ये सुन फेरी सुई थोड़ा शॉक हो जाती है और पीछे मुड़ के उससे कहती है ओ तो अब तक तुम सब कुछ सुन रहे थे, इसलिए अब जल्दी से नाटक करना बंद करो क्योंकि जैसे ही वो लोग एक बार अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं तुमसे अच्छी तरीके से डील करूंगी। तो ये सुन वो दारूबाज भी हल्की सी स्माइल करते हुए फेरी सुई की ओर देख रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की फेरी सुई खुश होकर के बैरियर को हटाते हुए सिस्टर किंग चेन के पास जाकर के उनसे कहती है जूनियर सिस्टर किंग चेन क्या तुमने उस कमीने को ढूंढा जिसने की हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है, और सचमुच आपने इतने सारे लोगों को बंदी बना लिया है और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि आपने इन लोगों को इतना ज्यादा सबक सिखा दिया है कि ये लोग मुश्किल से ही जिंदा दिख पा रहे हैं। तो बीच में जूफेन फेरी सुई से कहता है कि आखिर तुम किसे मरे हुए बंदी कह रही हो, क्योंकि वो लोग भले ही थोड़े अपंग हो सकते हैं लेकिन तुमको उनका इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इस तरीके से किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो तब जूफेन की ऐसी बातों को सुन गुईहो और कुईलैंग दोनों ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू क्या तुम ये कह रहे हो और क्या तुम ये भूल गए कि हमारे साथ ये सब करने वाले तुम ही हो। इधर दूसरी ओर जूफेन को देख करके दो फेरी सुई काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि तुम तो वही हो ना। तो सिस्टर किंग चेन कहती है ओ सीनियर सिस्टर रूहा, मैं तो आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गई। कहकर के सिस्टर चूचू पीछे जाकर के जूफेन का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ आगे बढ़ाते हुए कहती है इसका नाम है जूफेन और ये टियान्यू का मेरा ओल्ड फ्रेंड है और अब ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में डीमन स्कैमिंग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है और शायद आप लोग तो पहले ही मिल चुके होंगे क्योंकि ये वही है जिस दिन आप काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई थी और तब इसी ने आकर के आपकी मदद की थी। इधर दूसरी ओर सिस्टर चूचू को इस तरीके से अपना हाथ पकड़ता हुआ देख जूफेन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर तभी वो उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि हम लोग सिर्फ आराम करते हुए अचानक एक दूसरे से मिल गए और हमें तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर के जूफेन वहाँ से मुड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मूव करते रहो और जल्दी से अंदर जाओ, नहीं तो कोई भी धीमा व्यक्ति जल्दी अपने जीवन को पत्थर में चेंज कर लेगा। जूफेन के इतने हर्टलेस व्यवहार को देख करके तो सिस्टर चूचू भी दुखी होते हुए अपनी नम आंखों से उसी की ओर देख रही होती है मगर फिर साथ ही वो जूफेन की सारी चीज को अपने दिल में दबा करके पीछे मुड़ करके स्माइल करते हुए फेरी सुई से कहती है सीनियर सिस्टर मुझे माफ करना, ये किसी भी स्ट्रेंजर से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अब सिस्टर चूचू के फेस पर इस तरीके के स्माइल को देख करके फेरी सुई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और किंग चैन को जाता हुआ देख अपने मन में कहती है कि क्या किंग चैन के चेहरे पर अभी अभी एक
खुशी थी या फिर कोई दर्द। अभी यहाँ पे अगला सीन हमें उनकी डॉम के अंदर का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो सभी लोग अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि साइड की दीवार के पास में वो शराबी बैठा हुआ होता है। तो तब उन सभी लोगों को देख वेनरेबल यांग कहते हैं कि लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट जरूर ही काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है, क्योंकि उन्होंने अपने इन डिसाइबल्स के साथ में कोई भी एल्डर को नहीं भेजा। इधर ये सुन फेरिसुई और वो ब्लू हेयर वाली लड़की सैड होते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, और तब फेरिसुई उन्हें बताती है कि हम लोग यहाँ पर 3 एल्डर्स के साथ आए थे, लेकिन उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने उन्हें पकड़ लिया और बस हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। तब ये सुन वेनरेबल यांग जोर जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि ओ कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट हार गया, यहाँ तक कि उनके एल्डर्स को भी अब यहाँ पर पकड़ लिया गया है। वेनरेबल यांग की ऐसी बातों को सुन ज़ूफेन में उनसे कहता है कि हाँ, और अब हो सकता है कि अगली बारी आपको भी पकड़ लिया जाए। तो ज़ूफेन की इस तरीके की बात को सुन वेनरेबल यांग भी एकदम शांत हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, और आखिर तुम बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, और तुम इस तरीके से एक लड़की के लिए अपने भाइयों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, और क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियां सिर्फ कपड़ों की तरह होती हैं और ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह। तो अब इधर दूसरी ओर वो दारूबाज भी जोर जोरों से हंसते हुए कहता है डिमोनिक कल्टीवेटर्स सचमुच में काफी ज्यादा फनी होते हैं, फालतू में अपना मुंह चलाना और फिर अपना ही विरोधाभास करना, और आपके हिसाब से क्योंकि लड़की एक कपड़ों की तरह होती है तो इसलिए आप उसे पाने के लिए अपने भाइयों को भी बेच देंगे, तो फिर आखिर इसमें इतनी ज्यादा हिचकिचाहट क्यों। उस दारूबाज की ये बात सुन वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तू कमीने बेवकूफ, जरा एक बार फिर से कह और देख फिर मैं तुझे कैसे जन्नत की सैर कराता हूँ। तो वो दारूबाज भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? यकीनन लड़कियां कपड़ों की तरह होती हैं, ब्रदर्स अपने हाथ पैरों की तरह, मगर लेकिन जरा अपने और पास तो देखो, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके तो हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपने किसी को नंगा होकर के उछलते हुए देखा है? तब उस दारूबाज की ये बातें सुनकर के वेनरेबल यांग तो और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। तभी ज़ूफेन की भी उसके ऊपर नजर पड़ती है और वो किंग चेन से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। तो सिस्टर चुचू उसे बताती है कि क्योंकि ये शहरी हमारे लिए पूरी तरीके से सस्पिशियस है और हमने इसे इसी के आसपास पाया है, तो इसलिए हमने इसे पूछताछ के लिए इसको पकड़ लिया, मगर इसने हमें अभी तक जरा सा भी नहीं बताया है। ये सुनकर के तो वेनरेबल यांग भी एकदम जोश में आ जाते हैं और किंग चेन से कहते हैं कि इस चीज को तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ वेनरेबल यांग एकदम फायर अप होते हुए अपनी पावर्स को अनलिस्ट कर हंसते हुए कहते हैं कि जल्द ही ये चूजा अपना मुंह खोलेगा और बहुत जल्द ही हमें सब कुछ बताने के लिए बात करने की भीख मांगेगा। ये सब कहते हुए वेनरेबल यांग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ज़ूफेन बीच में आते हुए वेनरेबल यांग को साइड में करते हुए उस दारूबाज के सामने आ जाता है और उस दारूबाज को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है सीनियर, लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूड हो गए, इसलिए प्लीज हमारे इन अपराधों को माफ कर देना। और ज़ूफेन इसी तरह अचानक से अपने आप को काफी ज्यादा पोलाइट बना लेता है। तो यहाँ पर ज़ूफेन को इस तरीके से देख वो दारूबाज भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा इस तरीके से किस चीज की प्लानिंग कर रहा है। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि वेनरेबल यांग को साइड में धक्का मारते हुए दारूबाज के सामने आते हुए उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर देना, हम थोड़ा ज्यादा रूड हो गए जिस वजह से हमने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर दिया। तो ज़ूफेन को इस तरीके से पोलाइट होता हुआ देख दारूबाज भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा अब किस तरीके की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इधर सिस्टर चुचू ज़ूफेन को इस तरीके से बात करते हुए देख उससे पूछती है कि ज़ूफेन क्या तुम इसे पहले से जानते हो? तो ज़ूफेन कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे पहले कभी नहीं देखा। किंग चेन कहती है कि फिर आखिर तुम इसे इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम तो कभी इस तरीके के पर्सन तो थे ही नहीं जो कि किसी भी अजनबी को इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दे। तो ज़ूफेन कहता है कि तुमने कहा था कि इस शहर के सभी लोग पहले ही पकड़ लिए गए हैं और सिर्फ यही यहाँ पर इकलौता बचा हुआ है, मैंने सही कहा ना? तो फेरिसुई कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तब वहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वहाँ कुछ ऐसा हो गया और काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद में हमें वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही मिला। तो ज़ूफेन पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर इसकी कल्टीवेशन क्या है? तो वेनरेबल यांग उस दारूबाज की ओर गौर से देखते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्या ये कोई एवरेज सा ओल्ड मैन नहीं है? मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा। तो ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या आप इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि उसके पास में कोई कल्टीवेशन नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये आपसे इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हो कि आपको इस चीज का एहसास भी ना हो। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर के तो उस रूम में खड़े सभी लोग
काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जूफन से कहते हैं कि क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है, जबकि वो दारूबाज हल्की से स्माइल करते हुए वहीं पे बिना किसी झिझक के आराम से बैठा होता है। तो फेरी सुई कहती है कि क्या तुम इस बारे में बता सकते हो? तो जूफन कहता है कि नहीं, मैं भी इस बारे में नहीं बता सकता। तो ये सुनकर के तो फेरी सुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भड़कते हुए जूफन से कहते हैं कि फिर अपनी बकवास बड़ी बातें बंद करो। तुमने तो एक सेकंड के लिए हमें इतना ज्यादा डरा दिया था, जैसे कि हमने एक बेहद ही ज्यादा बड़े एक्सपर्ट के सामने एक बहुत बड़ी गड़बड़ खड़ी कर दी। तो जूफन कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में नहीं बता सकता और सिर्फ यही बात इसे इतनी ज्यादा भयानक बनाती है। इस हाफ ओल्ड एज मैन के अलावा शहर का हर कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया। तो इस चीज के तो सिर्फ दो ही मतलब बनते हैं कि या तो ये एल्डर तब बच करके भाग गया था और उन अपराधियों ने इसका पीछा करना छोड़ दिया था, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि ये एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका के सामना करने के लिए उन अपराधियों के पास जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी तुम लोगों ने बिना किसी छानबीन के सीधा इसी के ऊपर आरोप लगा दिया और इसे इस तरीके से ऑफेंड कर दिया। और अब मुझे डर है कि तुम्हारा ये अपराध अब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के भाग्य और इस ओल्ड मैन के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनकर के तो फेरी सुई काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है कि मगर लेकिन ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा साधारण है, तो फिर आखिर ये कैसे एक वर्ल्ड एक्सपर्ट हो सकता है? तो क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आज हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? इतना सब सोचने के बाद में फिर फेरी सुई जूफेन को आवाज लगाने ही वाली होती है। वो देखती है कि जूफेन उस दारूबाज से कह रहा होता है कि एल्डर, क्या आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बाई चांस ही मिले हैं और हम लोग तो इन्हें पहले से बिल्कुल नहीं जानते, तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत है तो फिर बिना किसी रोक टोक के उसे सिर्फ उन पर ही निकालना। तो जूफेन की ये बात सुनकर तो फेरी सुई काफी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कमीने जूफेन। जबकि इधर जूफेन अभी भी उस एल्डर से कहता है हम लोग तो बस यहाँ पर साइड पर ही खड़े रहेंगे और साइड में ही आपको चेयर अप करेंगे, और अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग अपनी आंखें बंद करके यहाँ से खुशी खुशी चले भी जाएंगे। तो ये सुनकर तो फेरी सुई और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि जूफेन अब दफा हो जाओ और अपनी बेबुनियाद कहानियां सुनाना बंद करो और हमारे लिए इस तरीके से हालात और भी ज्यादा बदतर मत बनाओ। तो ये सुनकर तो जूफेन भी अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ? अगर ऐसा होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ, ना कहकर के जूफेन की आंखें सिर्फ एक ही ओर जाती हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोस्ट ब्यूटीफुल हमारी प्यारी सिस्टर चूचू होती है, जिसके के लिए तो भाई जूफेन हेवेंस के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। तो ये एल्डर डानकिन शन तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसी के साथ में हम उस दारूबाज की ओर दिखाया जाता है कि जूफेन और उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद जोर जोरों से हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे बेटे, इन नरम पंखुड़ियों के विपरीत तुमने आज अपनी बातों से मुझे पा लिया है। ना कहते ही वो दारूबाज, इस पहले मैं आप लोगों को थोड़ा स्पॉइलर दे दूं, अभी तो फिलहाल इसका नाम बताया नहीं गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका नाम डैनकिन शन है और ये बंदा सचमुच में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो अब डैनकिन शन स्माइल करते हुए बड़े ही आराम से अपने ऊपर बंधी सारी रस्सियों को बिना हिले ही तोड़ देता है, जो देख करके तो भाई जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि सिर्फ केवल इस बात को फैक्ट करके देखें कि इन रस्सियों को तोड़ पाना एक युआन क्यूआई के बंदे के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस बंदे ने तो बिना किसी लिंकिंग के छोड़े बिना ही इन्हें इतनी आसानी से हटा दिया। और सचमुच में अब अगर रॉ पावर की बात की जाए, ये बंदा रॉ पावर की एक काफी ज्यादा ग्लोरी लेवल पर है। इधर दूसरी ओर डैनकिन शन तो जूफेन से कहता है कि इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ कि अभी के अभी चले जाओ जब तक तुम इसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जाल बिछा दिया है और जल्द ही वो लोग शिकार का भरपूर आनंद लेने वाले हैं और उनके तेज दिमाग के सामने तुम्हारा कोई बस नहीं है, इसलिए जब तक हो सके यहाँ से चले जाओ। तो डैनकिन शन की ये बात सुनकर के तो जूफेन भी अपने मन में कहता है इस सबको देखने के बाद तो मुझे लगता है ये बंदा जितना मैंने सोचा उससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर डैनकिन शन तो अंगड़ाइयां लेते हुए खड़ा होता है और जूफेन से पूछता है कि बच्चे, क्या तुम्हारे पास में कोई वाइन है? तो जूफेन वेनेबल यांग से कहता है वेनेबल फाइंड यांग, जल्दी से आप उस वाइन को बाहर निकालिए जो कि आप टावरान से लेकर के आए हैं और उसे जल्दी से सीनियर को ऑफर कीजिए। तो जूफेन की बात सुन वेनेबल यांग उस वाइन की बोतल को सीधा डैनकिन शन को दे देते हैं, जो लेकर के तो डैनकिन शन भी उसे पीने लगता है और फिर उसे पीते पीते वो अपनी साइड की ओर देखता है जिनके के सामने फेरी सुई और उनके साथ की डिसाइपल्स होती हैं। तो डैनकिन शन को अपनी ओर देखता हुआ देख फेरी सुई और बाकी सभी लोग भी घबराते हुए कहती हैं कि लगता है कि अब पछतावे के लिए काफी ज्यादा देर हो गई है। इधर डैनकिन शन भी अपने हल्के से ऑरे को रिलीज करते हुए उन लड़कियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मेरे साथ मैच खड़ी करने वाले लोगों के साथ में अंत में
क्या होता है। मगर तभी बीच में जुवेन आते हुए उनसे कहता है, सर प्लीज इस तरीके से बच्चों को तो डराओ मत। लोगों ने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता में किया, और अगर सर ने इसके ऊपर कोई भी नुक्स निकाला होता तो ये लोग तो बहुत पहले ही मर चुके होते। और मैं सर की भोली प्रगति को देख करके ये बोल सकता हूँ कि सर इतने लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। और मैं ये एडमिट करना चाहूंगा कि मैं लोगों की भावनाओं से खेलने वाले सर के इस हंसमुख नेचर की प्रशंसा करता हूँ। तो डनकन शन भी हंसते हुए कहते हैं कि बढ़िया किया बच्चे, तुमने इसे पलट दिया। इसलिए अगर मैं उन पर वार करूंगा तो ये मुझे ही बुरा लगेगा, और अब क्योंकि तुमने मुझे पीने के लिए कुछ वाइन दी है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस बार सबको छोड़ देता हूँ। और हाँ, अभी के अभी इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुकते हो तो तुम्हारे पास बचने का यहाँ पर कोई मौका नहीं रह जाएगा। तो डनकन शन की इस बात को सुन करके तो जुवेन को छोड़ बाकी के सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जबकि इधर इतना कह करके डनकन शन तो गेट खोल करके वहाँ से चले जाते हैं। जबकि तब वेनेबल यांग घबराते हुए जुवेन से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और तुम एक वर्ल्डली एक्सपर्ट के सामने तुरंत तुम्हारे जाने के इतने ज्यादा करीब थे कि मैं डर के मारे तो अपनी पैंट में पेशाबी करने वाला था। वेनेबल यांग ये सब कहते हुए शोर मचाई रहे होते हैं कि तभी जुवेन उन्हें कराते हुए शांत कर देता है और उनसे गेट की ओर देखते हुए कहता है कि देखो जरा, ये फॉग आ रहा है। तो वेनेबल यांग भी उस कोहरे की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर आप इस शाम की धुंध में क्या अजीब बात है। तो जुवेन कहता है कि हाँ सच है, मगर क्या आपने कभी ऐसे कोहरे को देखा है जो कि डिवाइन सेंस को भी ब्लॉक कर देता है। तो जुवेन की ये बात सुनकर के तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो फाइनली जुवेन काफी दिनों के बाद में अपने चोखे को उतारता है और उन लोगों से कहता है कि वो ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहा था, हम लोग अब यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो गाइस, जुवेन के इतना कहने के साथ ही अब हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब आगे क्या होने वाला है उसका पता तो आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। शुक्रिया, और अब हम मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में।